हैं कि जहां पर कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी चल नहीं पा रही। पैरेलली आर्मी भी अपने एक रूल रेगुलेशन के साथ पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ अरविंद तेजावत जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ऑपरेशन का विरोध हो रहा है। आतंकवाद के नाम पर अफगान सीमा पर परेशान कर रही है सेना, जैसे जब चाहे तब गिरफ्तार किया जा रहा है। पश्तूनों पर पाक आर्मी अत्याचार कर रही है, यानी पाकिस्तानी आर्मी अपने खिलाफ एक और ऐसा गुट तैयार करने की तैयारी कर रही है जो कि अब आगे आने वाले दिनों में उसके लिए नासूर बनने की तैयारी कर रहा है। अरविंद तेजावत जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद तेजावत जी, करंट जो सिचुएशन है, आज के जो हालात हैं, पाकिस्तान कई मौकों कई मुद्दों पर वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को साबित करने पर लगा हुआ है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से वो बाहर नहीं आ पा रहा। वहां वो कह रहा है मैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर एक टोटल सोसाइटी को वो वहां पर अपने टारगेट में ले लेती है वहां की आर्मी। तो वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान से उलझने का पाकिस्तान की ये जो कोशिश है, ये सोची समझी है या पाकिस्तान तय नहीं कर पा रहा कि उसे अभी करना क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आपने अपनी जो अंतिम बात समाप्त की है कि पाकिस्तान यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। दरअसल बेसिकली यह पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के पाकिस्तान लोगों के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है कि वे अपने एग्जिस्टेंस को लेकर चिंतित हैं, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं, इसलिए यह वो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो उनके इतने जो बेहतर रिश्ते किसी दशक में हुआ करते थे, अब वहां पर भी भारत अपना जो सिक्का है वह जमा रहा है, और अफगानिस्तान के जो इंटरनल मामलों में वह अपनी उपस्थिति बहुत तेजी से दर्शा रहा है। ऐसे में यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है कि अफगान सरकार पर किसी न किसी तरीके का एक दबाव बनाया जाए कि अगर आप हमें ध्यान नहीं देंगे हमारी तरफ, तो हम आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। दूसरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं। इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है वह उसे कोई बहुत बेहतर नहीं बना सकती है। पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ रही है, और जो एशियन विकास बैंक है उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा देश साबित हो चुका है। ऐसे में वहाँ लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो उसका फायदा ले रहे हैं, पर वहाँ की जो आम आवाम है वह महंगाई और अपनी जो परचेजिंग पावर पा रही है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो मुझे लगता है कि उस तरफ पाकिस्तान की सरकारों को और वहाँ के लोगों को काफी गंभीरता से सोचना चाहिए, तभी वह इन सारी समस्याओं से निजात पा मेजर सकेंगे। जनरल जेके बंसल लगातार पाकिस्तान को एक्सपर्ट, पाकिस्तान के इंटरनल एक्सपर्ट या फॉरेन एक्सपर्ट, वो लगातार इस बात को बताते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान सही तरीके से पेश आना नहीं शुरू करेगा तो पाकिस्तान अपने लिए गड्ढा और खाई खोदेगा, चाहे वो ट्रेड की बात हो या रिलेशंस की बात हो। लेकिन पाकिस्तान ने सब कुछ सेंटर करके रख दिया है भारत में तबाही फैलाने के लिए, चाहे वो K2 डेस्क का मामला हो जिसमें खालिस्तान और कश्मीर को हमेशा वॉलेटाइल बना के रखना हो, और उसके अलावा अपने यहाँ क्या स्थिति है उस पर काम नहीं करना। तो क्या आपको लगता है निकट भविष्य में पाकिस्तान इस तरफ सोचेगा या फिर पाकिस्तान इसी हालत में आगे चलता रहेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस जो वहाँ के लीडरान हैं, नेता हैं, वो ये एडवाइस कर रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध किए जाएं जिससे व्यापार बढ़ेगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान के साथ रिलेशन पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल नहीं चाहती। कारण उसका ये है कि इस समय जो पाकिस्तानी जो उनकी खुद इकोनॉमी है या जो जीडीपी है उसका 15% डिफेंस बजट है। 15%। अब इतना बजट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए जाता है, जिसको पाकिस्तान जितना भी पैसा बाहर से आता है उसको पाकिस्तान की आर्मी हजम कर जाती है। भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने से फिर ये बजट घट जाएगा। जब अच्छे रिश्ते हो गए तो फिर लड़ाई की जरूरत नहीं, जब लड़ाई की जरूरत नहीं तो सेना पे इतना ध्यान कम दिया जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो सारी की फौज है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए
कि जिन्ना की 48 की डेथ के बाद में वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं हुआ। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने दिया पाकिस्तान में सेना ने। तो सेना में आप देखिए, पहले अयूब खान हुए, फिर अयूब खान जो 60 से लेके 70 तक चलते रहे। 77 में फिर जो उस वहाँ पे जाउल हक आ गए, और जाउल हक ने फिर जो है वो अपना, और इनके जितने भी ये थे, इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, वो इसलिए चलती थी, ये हमेशा एक पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स में जब 80s में, अब जब जो अफगानिस्तान का और जो रशिया का उस समय जो यूएसएसआर का जो अटैक किया था, उस झगड़े को लेकर कोल्ड वार के दौरान में अमेरिका ने इनको पैसे दिए पाकिस्तानी आर्मी को, उसी के ऊपर में इनकी इकोनॉमी चलती थी, जिसके लिए ये सब कुछ चलता रहा। 2013 के करीब में जब ये सब कुछ ओवर हो गया, तो उस समय जो है अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए, जब इनको पता लगा कि जो अलकायदा का हेड है वो भी वहीं पे है, और जो उसका तालिबान का हेड है वो भी वहीं पे है। तो उसके बाद फिर ये चाइना की तरफ बढ़े। अब चाइना इनको डेथ ट्रैप में फंसाता जा रहा है, करीब $65 बिलियन लगा दिए हैं, और इसलिए इनको अपना, इनके सारी जो ग्वादर एयरपोर्ट सबको कब्जा लेगा। तो ये आर्मी जो है वो नाकाम है, उनको संरक्षण नहीं दे पा रही है, और आर्मी का ही सब कुछ करा धरा है। आर्मी वहाँ पर जो है ये चाहती ही नहीं है, और जो सिविलियन लीडर है उनके अंदर इतना किसी के अंदर दम नहीं है कि वो आर्मी को चैलेंज कर सकें या अपना कोई डिसीजन या ले सकें। जो थोड़ा वो ताकि जेल में बंद कर दिया। अब तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जी। लेकिन कहते हैं ना यूके देवनाथ सर, आर्मी जिस देश की भी होती है, आर्मी जहां भी होती है, वो कायदे और नियम में चलती है। कम से कम सोसाइटी में अगर अलग अलग सेक्टर्स हैं तो उसमें आर्मी या वर्दीधारियों को माना जाता है कि वो उनका कायदा, उनका नियम हमेशा फिक्स रहता है। पाकिस्तान की आर्मी जिस कायदे पर चल पड़ी है, वो कायदा क्या वहाँ के डेमोक्रेसी के साथ कभी जेल कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान का वेस्टर्न सेक्टर हो या नॉर्दर्न सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर, वो इसी तरीके से वोलेटाइल रहेगा या वो वोलेटाइल रखेगी? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी ने आजादी के बाद से ही सत्ता का सुख चख लिया था। भारत में आजादी के बाद भारत की आर्मी ने लड़ाई लड़ी 1947 1948 में पाकिस्तान के साथ, और जैसे युद्ध खत्म हो गया, हमारे देश में हमारी फौजें, हमारे जो ऑफिसर्स थे वो कैंटोनमेंट में वापस आ गए, पीस स्टेशंस में वापस हो गए। हमने ध्यान दिया इक्विपमेंट की तरफ, ट्रेनिंग की तरफ, और अगर युद्ध होगा भविष्य में पाकिस्तान के साथ या और किसी के साथ, वो कैसे लड़ा जाए उस तरफ। लेकिन जैसे ही 1947-48 में पाकिस्तान आजाद होने के बाद जैसे ही लड़ाई शुरू हुई भारत के साथ, तुरंत उसी वक्त 1947-48 की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान मात्र आजाद हुआ था, उनकी आर्मी ने उनकी सरकार में दखल देके एक बहुत बड़ा बदलाव किया कि आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनको बड़ी बड़ी जो उनके सरकारी संस्थान थे वहां पर डायरेक्ट चेयरमैन बना दिया। ये शुरुआती दिनों में ही हो गया था, और उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान इस चुंगल से नहीं निकल पाया। पिछले साल का भी असेसमेंट है कि 350 से ज्यादा पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड ऑफिसर पाकिस्तान सरकार के अलग अलग उपक्रमों में जैसे जिसको हम पीएसयू पीएससी बोलते हैं, उनके चेयरमैन हैं या उनके सीईओ हैं। यानी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी ने बना के रखा हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी के पास कई तरीके हैं। एक तो उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि विदेश में जितने एम्बेसीज हैं वहां पे जो उन्होंने डिफेंस अटैचेस बनाए हुए हैं, वो डिफेंस अटैचेस जो हैं वो मोरलेस पाकिस्तान की विदेश नीति को उस एम्बेसी से चलाते हैं। वहां पर पाकिस्तान के जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उन जब वो आपस में बैठते हैं, चुपचाप बात करते हैं, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन यही है कि वो फॉरेन सर्विस से होते हैं उनके एम्बेसडर या एम्बेसडरियल स्टाफ, लेकिन उनका जो डिफेंस अटैची है वो हर मीटिंग को अटेंड करता है और एम्बेसडर के पास बैठता है, एम्बेसडर से दूसरी या तीसरी सीट पर बैठता है। तो पाकिस्तान की आर्मी ना सिर्फ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी को ड्राइव कर रही है, वो पाकिस्तान की विदेश नीति को भी ड्राइव कर रही है। जी अरविंद तेजावत साहब,
अगर पाकिस्तान की आर्मी इस तरीके से कर रही है कि फॉरेन पॉलिसी वो तय कर रही है, बिजनेस वो कर रही है, लैंड ग्रैबिंग, लैंड डील्स में वो रह रही है, टेररिज्म को प्रमोट करने में वो आगे है, जैसे कि सबूत इंटरनेशनल एजेंसीज को भी मिले हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी के इस करेक्टर और इस सब को लेकर वर्ल्ड बॉडीज कुछ कर क्यों नहीं पा रही हैं? पाकिस्तान कम से कम एक ऐसा स्टेट, एक फेल्ड स्टेट अगर बना तो वो खतरा तो पूरे वर्ल्ड के लिए होगा। देखिए, अभी जो दुनिया है वो बहुत सारे मुद्दों में मशगूल है। उसे रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूरोप के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अमेरिका अपने जो सुपर पावर की जो उसकी इमेज है उसको बचाने को लेकर करना है। तो ये जितने भी जो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, चाहे अगर वो इस्लामिक राष्ट्रों की ही ले ले तो फिलिस्तीन और उनके बीच में इजराइल के बीच में समस्याएं हैं। तो दुनिया के लोगों को इतना सोचने का वक्त नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए। ये खुद पाकिस्तान के लोगों को सोचना है कि उनको एक बेहतर भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इसे ऐसे कहूंगा, जैसा कि देवनाथ साहब ने भी कहा और मेजर जनरल साहब ने भी इस और संकेत किया। मूलतः जैसा कि जनरल साहब ने पहले बोला था कि पाकिस्तानी आर्मी का 12 से 13% तक वहां पे डिफेंस में खर्च होता है। तो ये खर्च इसलिए होता है कि बेसिकली बहुत सारी जो अनऑडिटेड जो अमाउंट होता है वह करप्शन के भेंट चले जाता है। वो सारा का सारा सुरक्षा के काम में नहीं आता है। ऐसा बहुत सारे राष्ट्रों में होता है। और जहां जो प्रजातांत्रिक जो संस्थान हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लो वो जुडिशरी हुई या सरकार के जो दूसरे अंग हुए, चाहे वो प्रेस हुए, ये सारे जब ठीक तरीके से ताकत के साथ काम नहीं करते हैं या उन्हें पंगु बना दिया जाता है, तो इस तरीके की समस्याएं आती है और जनता के हित के लिए काम कम होता है, उन लोगों के हित के लिए काम ज्यादा होता है जो दरअसल सत्ता के ऊंचे शिखरों पर बैठे हुए होते हैं। और मेजर जनरल साहब ने ये बात ठीक ही बोली कि जब जनरल जो जिया के टाइम है या मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद में अयूब साहब के टाइम से ही ये सारी स्थिति देखने को मिली थी, पर क्योंकि भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काफी मजबूत थे इसलिए वह स्थिति नहीं आ पाई। क्योंकि एक समय इंदिरा जी को ये लगा जरूर था कि मोनेक शाह काफी ताकतवर हो गए हैं या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर वो संभव नहीं था। कारण ये था कि एक तो वो भारत का जो रिलीजियस सेटअप था वो पारसी थे और फिर बहुत सारी वो इंटरनल सपोर्ट भी नहीं था और भारत के इंस्टीट्यूशंस में इतनी ताकत थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। पर पाकिस्तान का जो उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है या बहुत सारी चीजें हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी ने उसको अधिकृत तो आप देखते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज के साथ अब फाइट में उलझ गई है, उस तरीके के और इंस्टांसेस सामने आएंगे। अभी तो पश्तूनों के साथ हुआ है, बाकी सिंधी भी हैं वहां पर, कलश भी हैं अलग अलग जगह। बिल्कुल, हाँ, कलश बहुत थोड़ी सी मात्रा में है, तो उनका होगा कि नहीं। सिंधी इसी तरीके से अगर हम भारत से तुलना करें तो पाकिस्तान का जो डाइवर्स कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर विद इन जो इस्लाम है उसमें बहुत सारी सिया सुन्नी है या बहुत सारे जो हैं उनको लेकर इंटरनल क्लैश हो सकते हैं। कलश या सिंधियों से उतना नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो कम्युनलिज्म या उसके जो बेसिक कैरेक्टर को समझने वाले लोग हैं, खासकर पाकिस्तानी कम्युनलिज्म को अगर हम देखें तो यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि वो किसी रिलीजन से अटैच नहीं होता है। मेजर जनरल बंसल, इस सारे हालात के पीछे पाकिस्तान का कट्टरपंथी इस्लाम कितना जिम्मेदार है? कट्टरपंथी जो वहाँ का धड़ा है वो जिम्मेवार नहीं है, वो फायदा उठा रहा है। जिम्मेवार तो है यहाँ की आर्मी, जो सेना है, जो इतनी यहाँ की मिलिट्री है, वो जिम्मेवार है। अभी जिम्मेवार यहाँ तक है कि नहीं, अगर इन दोनों का कॉकटेल सेना में ही मौजूद हो, कट्टरपंथ और आर्मी दोनों चीजें, हाँ, तो बहुत ही ये गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो कट्टरपंथ है, जो पीटीटी के है, जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो सबसे कट्टरवादी लोग हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को वो रूल करें
और शरिया कानून यहाँ पर लग जाए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उसके विरुद्ध लड़ रही है। देखिए, कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। और वो जो पाकिस्तानी आर्मी को जब जब जो जितने कट्टरवादी हैं, इनकी आवश्यकता होती है, कहीं टेररिज्म फैलानी है, तो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जहां उनको खतरा पैदा होता है तो वो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। ठीक है सर, समय तो कम है, यही एक कमेंट में यूके देवनाथ सर से भी ले लूंगा। यूके देवनाथ सर, आपको कट्टरपंथ कितना जिम्मेदार लगता है वर्तमान पाकिस्तान के हालात के लिए? पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो उसे इन हीन धार्मिक विचारों से निकलना पड़ेगा। ऐसा हो पाएगा? पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की सरकार को। ऐसा शायद निकट भविष्य में ना हो, लेकिन पाकिस्तान की अगली पीढ़ी जो पढ़ रही है यूनिवर्सिटीज में, वो शायद थोड़ा ज्यादा जागरूक है। लेकिन फिर सर एक सवाल ये भी उठता है कि उनकी यूनिवर्सिटी में किताबों में पढ़ाया क्या जा रहा है? उस पर हम पहले भी कई एपिसोड कर चुके हैं। जो पढ़ाया जा रहा है अगर वही कट्टरपंथ की तरफ ले जा रहा है तो ये हालत तो सुधरने वाले नहीं। मेजर जनरल बंसल, यूके देवनाथ सर और अरविंद तेजावत सर, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला कीमती और हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।